अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीवीएस फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी और सीवीएस फार्माकोलॉजी का जो सबसे पहला टॉपिक था एंटी हाइपरटेंसिव, वो हमने बहुत डिटेल में कर लिया है। अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव मैंने डिटेल में इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो सीवीएस फार्मा में बार बार अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है, तो आगे आपको एंटी एंजाइनल, एंटी एरिथमिक और स्पेशली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग्स करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल, यानी ऐसी ड्रग्स जिन्हें दे के हम क्या ट्रीट कर सकते हैं एंजाइना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एंजाइना क्या होता है। बच्चों, आपको पता है कि हमारी बॉडी के मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा वेल रेगुलेटेड है। बॉडी को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उतनी ब्लड के थ्रू सप्लाई की जाती है, लेकिन समटाइम्स ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल रीजंस ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई और जो ऑक्सीजन डिमांड होती है नॉर्मली बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स और स्पेशली हार्ट और मायोकार्डियम की तरफ बैलेंस होती है। लेकिन अंडर सम पैथोलॉजिकल कंडीशन, अभी हम देखेंगे कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन, हार्ट के मायोकार्डियम की तरफ ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो रहा। तो जब मायोकार्डियम की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के अंदर इम्बैलेंस आ जाए, ठीक है, इम्बैलेंस आ जाए, तो उस टाइम वहाँ पे एस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या स्टार्ट होगा, पेन। तो इस पेन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स है। अब पहली बात ये है कि क्यों डिमांड और सप्लाई आपस में मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो एक रीज़न ये है कि मे बी जो कोरोनरी आर्टरी है जिसने हार्ट के मायोकार्डियम को सप्लाई करना है उसमें कहीं पे एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक बना हुआ है। अब अगर प्लैक बना हुआ है तो अंडर नॉर्मल कंडीशन इतना ब्लड पास हो रहा है कि मायोकार्डियम को नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन जब ये पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, जब ये पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो तब हार्ट रेट बढ़ना है और मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़नी है और ज़ाहिर ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़नी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लैक है, उतना ब्लड नहीं जा सकेगा और उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, तो अपॉन हैवी फिजिकल एक्सरसाइज या अपॉन फिजिकल एक्टिविटी पेन को एंजाइनल पेन अराइज हो जाएगा। वो एंजाइनल पेन जो अपॉन एक्सरसाइज या अपॉन फिजिकल एक्टिविटी या एक्सर्शन अराइज होता है उसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ठीक है, अब स्टेबल एंजाइना क्यों कहते हैं, इस टाइप्स की मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो एक कॉज ये हो सकता है कि यहाँ पे क्या था, कोई एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक था जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में मसला हो गया, या ये हो सकता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें एकदम से स्पैज्म आ जाए, ठीक है, वेजोस्पास्टिक हो, इसमें स्पैज्म आ जाए, ये कंस्ट्रक्ट हो जाए और ब्लड ठीक से ना जा सके, तो इस वेजोस्पैज्म की वजह से भी क्या हो सकता है, आपको एंजाइना हो सकता है। तो एंजाइना में क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस, जिसकी वजह से एस्कीमिया और पेन होता है। क्यों इम्बैलेंस है, या तो प्लैक है या आर्टरी में वेजोस्पाज्म आ गया है। ठीक है, अब एंजाइना को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनिफेस्टेशन। सबसे पहली जो टाइप होती है उसे हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। ठीक है, अब स्टेबल एंजाइना को हम टिपिकल एंजाइना भी कहते हैं क्योंकि इसमें टिपिकल साइंस होते हैं। इसको हम एफर्ट इंड्यूस एंजाइना भी कहते हैं क्योंकि ये एंजाइना तब अराइज होता है जब पेशेंट एफर्ट करता है, कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना, एफर्ट इंड्यूस एंजाइना, टिपिकल एंजाइना इसी के नाम है। इसमें होगा क्या कि पेशेंट टिपिकल सिम्टम बर्निंग, हैवी स्क्वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस की फीलिंग्स बताएगा। ठीक है, अब हो ये रहा है कि उसकी मायोकार्डियम की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई और हेंस हम कहें परफ्यूजन जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, परफ्यूजन क्या है, कम है। मोस्टली किस वजह से, एथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक की वजह से। ऑलरेडी ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह वहाँ पे कम थी लेकिन गुजारा हो रहा था। अब जैसे ये जो पेशेंट है ये क्या करेगा, कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी करेगा या एक्सरसाइज करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा सकेगी क्योंकि क्या था, कोई प्लैक था। तो इसकी वजह से क्या होगा, अच्छा
अब वो एक्सरसाइज कर रहा है, कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, अब उसके मायोकार्डियम को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए लेकिन वो नहीं सप्लाई किया जा सकेगा क्योंकि स्पैज्म है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो गई है, डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस्कीमिया और पेन अराइज होगा और हमारे पास उसको एंजाइनल अटैक आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंजाइनल अटैक है बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है, इसको हम स्टेबल एंजाइना इसलिए कहते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ड्यूरेशन है, जो इंटेंसिटी है, जो एफर्ट चाहिए इसको इंड्यूस करने के लिए, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहले 20 पुशअप्स किए और फिर मुझे एंजाइनल पेन अराइज हुआ और वो 5 मिनट के लिए रहा, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा, नेक्स्ट डे भी जब मैं 20 पुशअप करूंगी तो फिर एंजाइनल पेन अराइज होगा और वो 5 मिनट के लिए रहेगा, और अगर मैं रेस्ट करती हूँ या फिर नाइट्रोग्लाइसरीन लेती हूँ तो ये रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट डे अगेन 20 पुशअप से अराइज हो रहा है, 5 मिनट्स के लिए रह रहा है, तो देखो ये जितनी एफर्ट चाहिए, मतलब 20 पुशअप 20 पुशअप 20 पुशअप के बाद अराइज हो रहा है, 5 मिनट्स के लिए रहता है, इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन कांस्टेंट होंगे, टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेबल एंजाइना। और स्टेबल एंजाइना को रेस्ट करे ये पेशेंट, या हम इसको नाइट्रोग्लाइसरीन दें तो ये स्टेबल एंजाइनल पेन जो है ये रिलीफ हो जाता है। नाइट्रोग्लाइसरीन क्या करती है ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। बहुत दफा आपने सिनेरियो सुना होगा कि एक पेशेंट था, वो बिल्कुल ठीक था, वो सुबह एक्सरसाइज करने गया, जब वो भाग रहा था तो एकदम उसको पेन अराइज हुआ, लेकिन फिर उसको बिठाया, उसने रेस्ट किया और उसका एंजाइनल पेन रिलीफ हो गया। तो ये स्टेबल एंजाइनल अटैक है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, और ये इस वजह से अराइज होता है जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती। तो ये पहली टाइप है हमारे पास स्टेबल एंजाइना। देन सेकंड पे हमारे पास आ जाता है अनस्टेबल या एटिपिकल एंजाइना। ठीक है, एटिपिकल इसलिए इसके एक तो साइन और सिम्टम्स जो हैं वो टिपिकल जैसे नहीं होते, दूसरी बात अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल ये इसलिए है कि विद टाइम इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, एंजाइनल अटैक का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। अगर एक दिन ये 5 मिनट का अटैक था तो अगले ही दिन या उसी दिन दोबारा ये 10 मिनट का अटैक भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये थ्योरेटिकल हम बात करें ना, अगर पहले 1 मिनट का था तो हो सकता है दोबारा जो अटैक हो वो 3 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, तो इसकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वेरी करती है, इसलिए हम इसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और ये रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसरीन से रिलीफ नहीं होता। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है कि ये रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसरीन से रिलीफ नहीं होगा और ये हो जाता है। अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं हम आगे चल के पढ़ते हैं। तीसरी मेन टाइप होती है वेजोस्पास्टिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक एंजाइना, जिसे हम रेस्ट एंजाइना भी कहते हैं, जिसे हम प्रेजमेंटल एंजाइना भी कहते हैं, इसमें बच्चों पेशेंट कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो बिल्कुल रेस्ट पे है और नॉर्मल जो है वो ब्लड उसके मायोकार्डियम को जा रहा है, लेकिन अचानक से एकदम से उसकी ये जो आर्टरी है इसके अंदर क्या आ गया, स्पैज्म आ गया, ये स्पास्टिक हो गई, कंस्ट्रिक्ट कर गई और ब्लड सप्लाई जो है वो इफेक्ट हुई और ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो उसको क्या आ जाएगा, एंजाइनल अटैक आ जाएगा। अब ये जो वेजोस्पास्टिक एंजाइना है इसको वेजो डायलेटर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम वेजो डायलेटर्स देंगे और वो वेसल्स को खोलेंगे तो ये एंजाइना जो है वो ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो यूं आपके पास एंजाइना का एक बेसिक ओवरव्यू आ गया। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि एंजाइना क्या है जब ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस आ गया। ठीक है, कितनी तरह का है, 3 तरह का। एक्सरसाइज पे अराइज होता है, एकदम से अराइज हो जाता है, रेस्ट पे आता है। ठीक है, थीरोसेक्लेरोटिक प्लैक की वजह से सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही जितनी की रिक्वायर्ड है, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपने रेस्ट किया, नाइट्रोग्लाइसरीन ली तो रिलीफ हो जाएगा। नाइट्रोग्लाइसरीन और रेस्ट को ये रिस्पॉन्ड नहीं करता और ये वेसल के स्पैज्म की वजह से होता है, सो ये वेजोडाइलेटर को रिस्पॉन्ड करता है। अब हम जरा बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज की। हमने इसका ट्रीटमेंट जब करना है बच्चों तो सोचो क्या करना है, हमने 2 चीजें करनी होती हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करके एक चीज तो हम ये कर सकते हैं, ट्रीटमेंट जो हमने करना है उसमें हम क्या करेंगे, अब क्या मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है आपकी वेसल्स या तो कंस्ट्रिक्ट हुई नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेजो डायलेटर्स दे देंगे। ठीक है, एक ट्रीटमेंट ये है कि हम क्या दे देंगे, वेजो डायलेटर्स दे देंगे, वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो वेजो डायलेटर दे के अगर हम ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दें तो ब्लड जब ज्यादा जाएगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगा, तो ऑक्सीजन जब ज्यादा जाएगा तो यूं हम एंजाइना को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कौन से ऐसे वेजो डायलेटर्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो वेजो डायलेट करने के लिए, वेसल्स को डायलेट करने के लिए हम नाइट्रेट्स देंगे। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट्स हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम इनको ओरली भी देते हैं, पारेंटरली भी देते हैं, और ये जो नाइट्रेट्स होती हैं ये फर्दर डिपेंड करते हुए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे शॉर्ट एक्टिंग भी होती हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग भी होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग भी होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग जो नाइट्रेट है उसकी एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लाइसरीन आ जाता है जो आप सब लिंगुअली देते हो। इंटरमीडिएट एक्टिंग में ऐसी नाइट्रोग्लाइसरीन आएगी जिसको आपने ओरली देना है, और लॉन्ग एक्टिंग में पैचेस की फॉर्म में ये अवेलेबल है 12 आवर्स
पार्ट्स के लिए हम पेशेंट को कहते हैं वो पैच को अप्लाई कर लेता है, पहन लेता है, तो ये काम करती रहती है। ठीक है, तो नाइट्रेट्स बेसिकली वेसल्स को डायलेट करेंगी, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगी और एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। या दूसरा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं। जाहिर है जब हम कैल्शियम ब्लॉकर देंगे तो स्मूथ मसल्स जो वेसल्स के अंदर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिलैक्स होंगे, और वो रिलैक्स होंगे तो वेसल डायलेट होगी, और डायलेट होगी तो एंजाइना को ट्रीट कर लिया जाएगा। तो दूसरी चॉइस ये है कि हम क्या दे सकते हैं, कैल्शियम ब्लॉकर। अभी मैं आपको कैल्शियम ब्लॉकर और नाइट्रेट्स डिटेल में पढ़ाती हूँ। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि आपके कार्डियक को डिप्रेस कर दें, क्योंकि कार्डियक जो है, हार्ट जो है वो ज्यादा काम कर रहा है ना, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से। जब ये ज्यादा काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो ही तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम इसके काम को ही रिड्यूस कर दें, अगर हम इसके वर्क को डिप्रेस कर दें, कार्डियक को डिप्रेस कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम, तो इसको ऑक्सीजन डिमांड ही कम हो जाएगी। या तो हम ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देंगे या हम डिमांड को कम कर लेंगे। और डिमांड को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्डियक डिप्रेसेंट्स देनी पड़ेंगी, ऐसी ड्रग्स जो कार्डियक सिस्टम को डिप्रेस कर दें। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं? सबसे पहले हमारे पास हमारे हार्ट को कौन स्टिमुलेट करता है, बीटा एगनिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या दे दें, बीटा ब्लॉकर्स दे दें, तो ये हमारे पास क्या करेंगी, हार्ट को डिप्रेस करेंगी। सो एक चीज हम यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर, जो मेजरली यूज करते हैं। दूसरी बात ये है बच्चों कि हम सोडियम ब्लॉकर्स भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत लास्ट स्टेज में यूज होती है एंजाइना में, लेकिन अगर हम ये यूज करेंगे तो हम सोडियम के फनी चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। सोडियम के फनी चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो रिलैक्सेशन और यूं कार्डियक का जो फंक्शनिंग है वो डिप्रेस हो जाएगी। सो सोडियम ब्लॉकर भी यूज कर सकते हैं। और कुछ न्यूअर अप्रोचेस में बताया गया है कि हम पोटाशियम ओपनर्स को भी यूज कर सकते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। अब पोटाशियम ओपनर्स क्या करेंगे, पोटाशियम चैनल्स को खोल देंगे, पोटाशियम ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएगा। जब पोटाशियम बाहर जाएगा, पॉजिटिविटी बाहर जाएगी, तो अंदर नेगेटिविटी, हाइपरपोलराइजेशन होगी, तो हार्ट को स्टिमुलेट करना और इसकी जो काम है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो हम इस तरह कार्डियक सिस्टम को डिप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हमने क्या यूज करने हैं, नाइट्रेट, कैल्शियम ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, सोडियम ब्लॉकर, पोटाशियम ब्लॉकर। बस ये 5 ड्रग्स हैं। अभी इनके नाम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बताती हूँ। सो इसको यूज करके हम एंजाइना को बहुत इजीली ट्रीट कर लेंगे।